हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा ये जो सेशन है वो थोड़ा डिफरेंट जाएगा। पर्पस है कि हम एक डीप अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर पाएं कुछ टॉपिक्स को लेकर के। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो हम उसे इमोशंस कह सकते हैं। इमोशन जो लगातार मोशन में है। अब बेसिक सेंस में लोग अक्सर बात करते हैं जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है, अंतिम लक्ष्य क्या है। अगर मैं कहूं कि ऐसी कोई भी चीज नहीं होती है तो आप क्या कहेंगे? अगर लोग अल्टीमेट रियलिटी के पीछे भाग रहे हैं कि क्या एक चीज है जिसे हम पकड़ लें, तो उसे इसलिए नहीं पकड़ा जा सकता क्योंकि जीवन एक समुच्चय है, एक तरह का कमुलेटिव पार्ट है जिसमें कई चीजें एक साथ एग्जिस्ट करती हैं। तो किसी एक चीज को लेकर के कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। एग्जाम्पल के लिए कुछ लोग आपको दिखेंगे जो बाजार में मुक्ति बेच रहे हैं कि मुक्ति एक टर्मिनोलॉजी है कि ये करने से व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। तो वो केवल एक टर्म है जिस टर्म को लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती। सिंपल लैंग्वेज में अगर कोई ये डिक्लेयर भी करने की कोशिश कर रहा है कि उसने मुक्ति अटेन कर लिया है, तो सबसे पहली चीज है कि वो व्यक्ति ये बताए कि इन व्हाट टर्म्स। क्योंकि मुक्ति का मतलब हर चीज से मुक्त होना है। तो जब तक एक सोसाइटल ट्रांजैक्शन चल रहा है तब तक हाउ इज इट पॉसिबल फॉर समवन टू डिक्लेयर ही और शी इज मुक्त इन एनी वे। सिंपल सी बात है, अगर कोई व्यक्ति मुक्ति की बात कर रहा है तो पहले उसे ये बताना पड़ेगा कि वो किस तरह से मुक्त है। और यदि वो खुद मुक्त नहीं है और मुक्ति किसी को बेच रहा है तो इसका मतलब ही इज अ काइंड ऑफ बिजनेसमैन, नॉट मोर देन दिस। ही इज जस्ट स्टडीइंग सम कॉन्सेप्ट एंड ट्राइंग टू सेल इन अ पब्लिक डोमेन, और ही इज जस्ट अ टीचर हु इज trying to give some kind of awareness to public, that's it, not more than that। अब उसके बाद कॉन्सेप्ट्स में हम कुछ भी बात कर सकते हैं। ये सैद्धांतिक और व्यवहारिक स्तर पर आकर के चीजों को अलग अलग तरीके से देखने की जरूरत है, तब पता चलेगा। तो मुक्ति अगर कोई कह भी रहा है तो उसको सबसे पहले बांट देना है काल के खंड में, जिसे हम देश और काल के संदर्भ में भी कह सकते हैं, जिसे हम टाइमलाइन कहते हैं। कि अगर वो टाइमलाइन को लेकर के कैसे चल रहे हैं, जिससे पता चलेगा कि कितने समय तक आप एक स्पेसिफिक एरिया में रह सकते हैं जिससे कि आप अपने आप को मुक्त डिक्लेयर करें। दूसरी चीज ये है कि सोसाइटी को इस ढंग से डिवाइड किया गया है जिसमें कि हमने अपनी रिक्वायरमेंट्स को लोअर और अपर सेक्शन में बांट रखा है। जब तक हम बात कर रहे होते हैं अपनी बेसिक नेसेसिटीज की, जो भी हमारी बेसिक नेसेसिटीज हैं, तब तक हम इसे लोअर सेगमेंट में डाल देते हैं। और फिर जब वही चीज, जब बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल हो जाती हैं और जब हम उसके ऊपर जाने लगते हैं और काम फिर वो कहीं ना कहीं, क्योंकि जब भी एक लेवल पर काम बढ़ेगा तो वो सोसाइटी में डेलीगेट होना शुरू हो जाएगा। तो जो वर्क का डेलीगेशन है फिर हम उसको सोशल वर्क में काउंट कर देते हैं। किसी भी तरह से कि कोई व्यक्ति कंपनी चला रहा है, उससे लोगों का जीवन चल रहा है, या वो व्यक्ति लोगों को शिक्षित कर रहा है। समाज एक संरचना है जो एक दूसरे से मिलने से बनी हुई है। सुबह घर में कोई आपके अखबार देने आता होगा, कोई आपके घर सब्जी और फल देने आता होगा। जो दैनिक आपकी चीजें हैं वो सब आपकी बाहर से आ रही हैं। आप घर में ही नहीं हर चीज को तैयार कर ले रहे हैं। तो वो जो सोशल इंटरेक्शन है उसी से समाज बनता है। तो कई बार ये लोग बताते हैं अध्यात्म के नाम पे कि समाज की वरीयता नहीं है, पर समाज से जो इंटरेक्शन है उसी से आपका काम आता है। आप टीचर हो, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप एडमिनिस्ट्रेटर हो, आप जुडिशियरी में हो, आप पॉलिटिशियन हो, आप किसी भी सेक्शन में होंगे, सोसाइटी के डायरेक्ट इंटरेक्शन से ही हर चीज आपके पास तक आती है।
उसके बिना काम नहीं होगा। आप किसी भी व्यक्ति को, जैसे लोग अक्सर कहते हैं पैसे ज्यादा नहीं कमाना चाहिए, जो भी किसी कंटेक्स्ट में बात करें, जिस व्यक्ति के पास ज्यादा पैसे हैं क्या वो सारा पैसा खुद रख पाएगा? सोचने वाली बात है। अगर इकोनॉमी को ग्रो नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली नेशन की ग्रोथ नहीं होगी। और क्या एक अकेला व्यक्ति, उसके पास कितना भी पैसा हो, वो फिर से डेलीगेट होकर सोसाइटी में ही आ जाएगा? क्यों आ जाएगा? घर बनाएंगे तो मेंटेनेंस के लिए लोग रखेंगे, तो भी वो चीजें वहीं जाएंगी। गाड़ी लेंगे तो कहीं ना कहीं ड्राइवर रखेंगे। कंजम्पशन लोग करेंगे तो उसके लिए भी, कहने का मतलब ये है कि पूरी इकोनॉमी सर्कुलर है। कोई भी व्यक्ति पैसे को ना तो होल्ड कर पाया है और ना कर पाएगा। सिर्फ फर्क इतना होता है कि किसी एक इंडिविजुअल के पास कितनी अमाउंट ऑफ मनी है, वो व्यक्ति उस पर खुश होता है। बाकी जो उसके पास मनी है, वो जो भी उसका काम है, उस काम के थ्रू प्रॉपर सोसाइटी में ही सर्कुलेट हो रही होती है। फर्क सिर्फ सेंट्रलाइजेशन ऑफ मनी का है। फिर हम उसमें भी जाएंगे, उसके कुछ डीप कॉन्सेप्ट्स हैं। तो वो कभी भी मनी किसी एक स्पेसिफिक जगह पर स्टोर नहीं हो सकता, वो लगातार सर्कुलेट होकर के सोसाइटी में वापस आता ही रहता है। तो जब हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन, जब बेसिक तक की बात हो रही है तो वो लोअर स्ट्रेटा के वर्क में है, और फिर उसी से जब आप एडवांस में चले गए तो फिर लोगों ने उसको डिक्लेयर कर दिया, चाहे वो नाम के लिए हो या किसी भी चीज के लिए हो, कि अब हम समाज के लिए काम कर रहे हैं। जो काम किसी एक व्यक्ति विशेष से जुड़ा था, फिर उसे बाद में डिक्लेयर कर दिया गया कि वो समाज से जुड़ा है। बेसिकली अल्टीमेटली सेंटर तो ह्यूमन ही है। अगर बेसिक लेवल ऑफ वर्क हो या एडवांस लेवल ऑफ वर्क हो, दोनों में जो सेंटर है वो तो एक व्यक्ति ही है। तो वो कैसे ये डिक्लेयर कर सकता है कि किसी भी तरह से उसने मुक्ति को अटेन किया है? ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। और आगे आते हैं। फिर कभी कभी लोग कहते हैं कि क्या पीस हासिल किया जा सकता है, या क्या अल्टीमेट गोल पीस है, या मुक्ति है, या फिर कुछ और है? तो बात यह है कि लोगों ने किताबों को पढ़ पढ़ के इतना ज्यादा दिमाग में रख लिया है कि वो हर चीज बुक की लैंग्वेज में ही समझने की कोशिश करते हैं। हर बार लोग बात करते हैं कोई एक ऑब्जर्वर है, कोई एक ऑब्जर्व कर रहा है, एक देख रहा है, एक साक्षी है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। इन अ सिंपल वे, आई एम अ ह्यूमन, ईच एंड एवरी पर्सन हु इज अ ह्यूमन, जो भी सिंपल है, अगर वो सिंपल ह्यूमन है तो उसके साथ साथ बैकग्राउंड में चीजें चल रही हैं। कैसे चल रही हैं, अगर इस चीज की समझ है तो इतने सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं होंगे। कॉन्सेप्ट्स होना अलग चीज है, बेसिक लाइफ होना अलग चीज है। कैसे? ये हमारे थॉट्स हैं, इन्हीं के साथ पैरेलल हमारे इमोशंस रन कर रहे हैं। इसी के साथ जब हम कहते हैं स्टेट ऑफ माइंड, तो स्टेट ऑफ माइंड का मतलब वो चाहे हैप्पीनेस हो, चाहे वो पीस हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो वो जो स्टेट ऑफ माइंड है, पहले ये समझने की बात है कि कोई भी स्टेट ऑफ माइंड एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होता है। स्टेट ऑफ माइंड का ये मतलब नहीं है कि यू अटेन समथिंग, कि अब आप ऐसे बैठ गए हैं कि ओ आई गेट सम पीस और समथिंग एल्स, कि अब हम तो बस यहीं पे रहेंगे। अब इसे हम अगर एक दिन में बांट रहे हैं, कितने में, 24 आवर्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो एक सिंपल सी बात है कि सुबह से लेकर के शाम तक हमारे थॉट्स लगातार चेंज होंगे, और उसके हिसाब से हमारे इमोशंस लगातार चेंज होंगे। और जब यही थॉट्स और इमोशंस नेगेटिव डायरेक्शन में चले जाते हैं, मान लीजिए हम दो तरह के लोगों की कल्पना कर रहे हैं, एक है ए, इनके थॉट्स और इमोशंस ये हैं, एक हो गए सज्जन हैं, ये है बी, इनके थॉट्स और इमोशंस कुछ ऐसे हो गए। थॉट्स इमोशंस क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं खुद के लिए और सोसाइटी के लिए? यहां पर फर्क ये पड़ता है कि अगर मैं दूसरों के लिए बुरा सोच रहा हूं, जैसे हमारे जो इमोशंस, क्यों कह रहा हूं, क्योंकि उसी थॉट्स और इमोशन से जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो है हमारे हॉर्मोन्स, जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। अब आप उसे किसी भी वे में ले सकते हैं, चाहे वो डोपामिन हो, सेरोटोनिन हो, नोरेप्रोफेमिन हो, पूरी लिस्ट है लंबी। तो एक तरह से जो हमारी केमिकल बॉन्डिंग है, थॉट्स हो गया, इमोशंस हो गए, और हमारे साथ जो केमिकल बॉन्डिंग है, वो सब एक साथ पैरेलल रन करता है। अगर एक गड़बड़ होगा तो उसके बाद आगे चीजें गड़बड़ होती जाएंगी। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी साइकोलॉजिकल डिजीज हैं
वो सब की सब यहाँ से शुरू होती हैं, थॉट्स और इमोशंस की। इसीलिए अपने आसपास सराउंडिंग को देखना शुरू करिए कि लोग आपको साइकोलॉजिकली इनहेंस कर रहे हैं, अपलिफ्ट कर रहे हैं या डाउनग्रेड कर रहे हैं। ये पहला सबसे अच्छा सिंबल है किसी को भी आइडेंटिफाई करने का। अगर वो डाउनग्रेड कर रहे हैं तो फिर उनके साथ व्यवहार वैसा ही होगा, और अगर वो अपलिफ्ट कर रहे हैं तो उनके साथ व्यवहार वैसा होगा। तो ये जो थॉट है, ये इमोशन है, जो केमिकल बॉन्डिंग है, ये सब कुछ एक साथ चलती है, और इसी के हिसाब से आपको डिजीज होगी या नहीं होगी ये भी तय हो जाता है। आई एम नॉट सेइंग कि सारी फिजिकल डिजीज और सब कुछ आपके हाथ में है, लेकिन एक हद तक की जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है, जो डायरेक्टली इंपैक्ट होती है, वो इस पर निर्भर करती है। क्योंकि जब आप देखेंगे, थॉट्स और इमोशंस के कंटेक्स्ट में ही मैं बात कर रहा हूं, हम थॉट को प्राइमरी लेकर के चल रहे हैं। अब इससे एक जो सबसे बड़ी चीज तय होती है कि जैसे हम किसी को कहते हैं ये व्यक्ति पॉजिटिव है या ये व्यक्ति नेगेटिव है, ये कैसे तय हो जाता है? वो इस बात से तय होता है कि हमारा जो थॉट प्रोसेस है वैसा हमारा इमोशनल प्रोसेस होगा, वैसी हमारी केमिकल बॉन्डिंग होगी और वैसे हमारे काम करने का तरीका होगा। जब हम कहते हैं कि ये इंसान नहीं बदल सकता, इसकी फितरत ही ऐसी है, जैसे कोई व्यक्ति अगर नेगेटिव सोचता है, वो डिस्ट्रक्टिव माइंड का पर्सन है, तो अब आप उससे ये उम्मीद मत करिए कि वो अचानक से कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा। जो व्यक्ति पॉजिटिव माइंड का है, वो हमेशा कंस्ट्रक्टिव चीजें सोचेगा, वो कुछ बनाने की सोचेगा। तो जो नेगेटिव पर्सन है, अगर वो आपके आसपास सराउंडिंग में एक सिंपल वे में कोई आपके बगल में बैठ करके ये बता रहा है कि दूसरे का जीवन कैसे खराब करें, तो चिंता मत करिए, वो दिन दूर नहीं है कि वही इंसान आपका जीवन भी खराब कर देगा, क्योंकि वो एलिमेंट नेगेटिव है। कभी भी नेगेटिव एलिमेंट पॉजिटिव नहीं हो सकता। अगर एक व्यक्ति आपके बगल में बैठकर दूसरों की लाइफ डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो वो दिन दूर नहीं है कि वो पलट के आपकी भी खराब कर सकता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस। अगर कोई पॉजिटिव है, दूसरों की लाइफ कंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो वो आपका जीवन भी बनाएगा, और नहीं बनाएगा तो फिर वो खराब भी नहीं करेगा। तो ये एक कैरेक्टर ट्रेट होता है जिससे कि आप किसी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब यहां ये समझना है कि एक ह्यूमन का फॉर्मेशन कैसे हो जाता है। कुछ लोगों को, जिसे कहते हैं मजा लेना कह सकते हैं, या किसी तरह की नेगेटिव थिंकिंग या अप्रोच कह सकते हैं, कि वो हमेशा नेगेटिव ही सोचते रहते हैं। वो जो नेगेटिव सोचते हैं उसका रीजन क्या है? क्योंकि उनका दो लोग हैं, अगर ए का जो अप्रोच है वो नेगेटिव हो चुका है, तो उसके सारे थॉट, इमोशन, प्रोसेस सब के सब नेगेटिव ही होंगे। अब आप इसे रोक नहीं सकते। और अगर बी का पॉजिटिव है तो वो हर जगह पॉजिटिव ही होगा। अब ये पैटर्न कैसे बनते हैं? क्योंकि जिस भी चीज में आपको मजा आने लगेगा, जिस भी तरह से आपके फॉर्मेशंस बन जाएंगे साइकोलॉजिकल, जिस भी तरह का ब्रेन पैटर्न आप बना लेंगे, उस चीज में आपको मजा आएगा। जैसे कुछ लोगों को दूसरे से मजा लेने में बहुत मजा आता है, तो उनके साथ फिर वैसे ही डील करना पड़ता है। कुछ लोग हैं दूसरे के जीवन में अच्छा होते देखना चाहते हैं। तो ये दोनों फॉर्मेशन पर डिपेंड करेगा। जिसका जैसा फॉर्मेशन बन गया, वो उसी फॉर्मेशन के हिसाब से आगे चलता रहेगा, और वो चीजें चेंज नहीं होती। तो जब लोग इमोशंस की बात करते हैं, तो पहले थॉट पकड़िए, फिर इमोशंस पकड़िए। विद इन अ डे, एक दिन के अंदर ये जो टाइमलाइन बनाई गई है, एक व्यक्ति डिफरेंट इमोशन से होकर के गुजरता है, और जो वो इमोशन और थॉट और साइकोलॉजिकल स्टेट है, क्योंकि थॉट और इमोशन से ही एक तरह का साइकोलॉजिकल स्टेट बनेगा। तो जो वो साइकोलॉजिकल स्टेट बन रहा है, उसके बनने के पीछे एक्सटर्नल रीजंस होंगे, तभी वो क्रिएट हो रहा है। हर चीज इंटरनल रीजन से पॉसिबल नहीं होती। इंटरनल रीजन एक तरह का सेल्फ सस्टेन सपोर्ट सिस्टम होता है, लेकिन बाकी चीजें एक्सटर्नल कंडीशंस और सिचुएशंस पर डिपेंड करती हैं। तो ऐसे में अगर बुकिश लैंग्वेज में बात किया जाए, तो हमेशा लोग बात करेंगे कि एक ऑब्जर्व करने वाला है, एक ऑब्जर्वर है, इस तरह की बातें, एक ऑब्जर्व्ड है, एक ऑब्जर्वर है, फिर ये है, ये सब
क्या है, बुकिश लैंग्वेज है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। एक सिंपल लैंग्वेज में अगर एक ह्यूमन है तो उसके साथ साथ ऐसे वेव्स चलती रहती हैं, थॉट्स की, इमोशंस की, उनके हॉर्मोन्स की, केमिकल बॉन्डिंग की, साइकोलॉजिकल स्टेट की। तो कोई भी एक साइकोलॉजिकल स्टेट परमानेंट नहीं है। जैसी जैसी लाइफ, क्योंकि एक्सटर्नल सिचुएशन हर समय बदल रही होती है। आप सुबह उठे, काम पे गए, आपकी डेडलाइन थी, आपका काम नहीं पूरा हुआ, फ्रस्ट्रेट हुए, वो सारी फिर सीरीज बनती चली जाती है। किसी दिन आपका काम बहुत अच्छा चला गया, तो जो आपका हैप्पीनेस लेवल अपने आप पीक पे चला गया। एक हद तक कहा जा सकता है कि एक्सटर्नल चीजों से प्रभावित ना हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप एक्सटर्नल चीजों से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होंगे। अगर किसी तरह का एक पर्टिकुलर इमोशन है तो उस इमोशन के पीछे के कुछ रीजंस होंगे, उस रीजन को फाइंड आउट करिए, उस रीजन के प्रोसेस होंगे। या तो आप उस रीजन को चेंज करना चाह रहे होंगे, या हटाना चाह रहे होंगे, या सस्टेन करना चाह रहे होंगे, उसके भी पूरे प्रोसेस होंगे। तो किसी भी चीज को अगर प्रॉपरली ऑब्जर्व नहीं करेंगे, आधा अधूरा ऑब्जर्व करेंगे, किताबों से पढ़कर ऑब्जर्व करेंगे, तो वो सिर्फ और सिर्फ गलत दिशा में ही लेकर के जाएंगे, सही दिशा में वो कभी भी नहीं आ पाएंगे। तो ये समझने वाली कुछ चीजें हैं। बाकी एक पूरा अगर टॉपिक बनाया जाए तो वो काफी इंटेंस सेशन जाएगा। दया, करुणा, प्रेम, तिरस्कार और पूरी भावनाओं की एक पूरी सीरीज बनेगी कि वो कैसे कैसे ह्यूमन लाइफ में काम करते हैं। वो पूरी डिटेलिंग फिर हिंदी साहित्य से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। तो बेसिकली कोई भी स्टेट ऑफ माइंड परमानेंट नहीं होता। स्टेट ऑफ माइंड साइकोलॉजिकल स्टेट से प्रोपोर्शनेट होता है। साइकोलॉजिकल स्टेट इंटरनल और एक्सटर्नल सिचुएशन से प्रोपोर्शनेट होता है। इंटरनल और एक्सटर्नल जो सिचुएशंस बन रही हैं उसके पीछे कुछ प्रोसेसेस होते हैं। उन प्रोसेस में आप किसी तरह के परिवर्तन चाह रहे होते हैं, जिसकी वजह से किसी तरह के इमोशंस आपके ट्रिगर हो सकते हैं या होते हैं। तो ये एक पूरा प्रोसेस है, एक चेन है। अगर किताब को देख करके आधी अधूरी बात समझी जाएगी तो वो सिर्फ बुकिश लैंग्वेज में कॉन्सेप्चुअल बातें होंगी, बट इन रियलिटी चीजें काफी डिफरेंट होती हैं। तो थोड़ा और डीप जा करके एनालाइज करना सीखना होगा।